योगी आदित्यनाथ की तुलना औरंगजेब से कर दी। पलटवार हुआ तो सीएम ने सदन से इशारों इशारों में कालनेमी से तुलना तक कर डाली। कोई इन्हें लड़ाकू संत कहता है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का भाई अनवर हुसैन, उसे 700 किलो गौ मांस के साथ पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो रही है। अनवर हुसैन और समाजवादी पार्टी दिखा रहे हैं, ये आपकी दुरंगी चाल है। ये सवाल का जवाब तो अभी भी नहीं मिल पाया कि उसमें कहां लिखा है रिपोर्ट में कि गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से हो रहा है। उत्तर प्रदेश से। कैमरा लेके आ, रिकॉर्ड करो और इसको थप्पड़ मारो, इस एंकर को, हटाओ साले को। उत्तर प्रदेश। लेकिन आप देखिए, सबसे पहली लाइन आप एक वर्ड छोड़ दें, भारत के भैंस मांस निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यानी कि जो डेटा आपको दे रहे हैं, बताया ना कि क्योंकि बंगाल के अंदर इन्हीं मुसलमानों की तरफ से डिमांड की गई कि हमें एक छूट दे दो, बकरीद के दिन इस बार बस कटने दो। सवाल इस बात का है, जब मैंने आपसे सवाल किया, जवाब महाराज जी की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन पीछे से एक व्यक्ति आया और उन्होंने मुझे धमकाया बकायदा। $13,793 आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, लेकिन इससे पिछली सरकारों के अंदर यह कार्रवाई शून्य के बराबर थी। गोदी मीडिया। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं, उनका परिचय के पन्ने बहुत गहरे और बेहद गर्मा गर्म हैं। लोग इन्हें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में जानते हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में लगातार जिस तरीके से सवाल पूछते हैं, ये इनकी यूएसपी है। आजकल ये अपनी गविष्टि यात्रा को लेकर सड़कों पर है और मौजूदा सरकार पर सीधे सीधे आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती है। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव ब्राह्मणपुर से, जहां 1969 में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पंडित राम सुमेर पांडे और अनारा देवी के यहां जन्मे उमाशंकर पांडे। वो लड़का जो महज 9-10 साल की उम्र में घर छोड़कर निकल गया, वो लड़का जिसने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति की, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और वो भी मामूली नहीं, छात्रों के हक के लिए जेल तक गए। फिर जीवन में मोड़ आता है और वो छात्र नेता सनातन धर्म के सबसे प्रखर सूर्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का शिष्य बन जाता है। साल 2003, तारीख 15 अप्रैल, जब उमाशंकर पांडे बन जाते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। गंगा अविरलता आंदोलन हो, केदारनाथ का मुद्दा हो, या फिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े शास्त्रीय नियमों के विवाद, इनका नाम हर उस जगह आया है जहां विवाद की दीवार खड़ी थी। और भाई साहब, टकराव की ये कहानी नई नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से इनकी ठनी तो ऐसी ठनी कि प्रयागराज के माघ मेले में जब स्नान को लेकर विवाद बढ़ा तो ये धरने पर बैठ गए। बात सिर्फ धरने तक की नहीं रुकी, जुबानी तीर ऐसे चले कि राजनीति के पंडित भी सन्न रह गए। इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना औरंगजेब से कर दी। पलटवार हुआ तो सीएम ने सदन से इशारों इशारों में कालनेमी से तुलना तक कर डाली। कोई इन्हें लड़ाकू संत कहता है, कोई इन्हें शास्त्रों का रक्षक कहता है, तो कोई इन्हें सीधे सीधे विपक्षी एजेंडे का हिस्सा समझता है। आज हमारे पॉडकास्ट पर कोई घिसे पिटे सवाल नहीं होंगे। आज बात होगी छात्र राजनीति से लेकर शंकराचार्य के आसन तक के इस सफर की, गविष्टि यात्रा की, माघ मेले के उस बवाल की, कालनेमी और औरंगजेब वाले बयानों के पीछे के इनसाइड स्टोरी की, असली सनातनी की, और उस सत्य की जो अमूमन टीवी डिबेट्स के शोर में छूट जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत करिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नारायण। और सबसे पहले शुरुआत महाराज जी, इस वक्त आप गविष्टि यात्रा निकाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 81 दिवसीय ये यात्रा। अब तक किसने कितना सफर तय कर लिया है और कहाँ कहाँ ये लगभग पहुंची है? लगभग कितने किलोमीटर का सफर ये तय कर चुकी है? ऐसा है कि हम लोग 3 मई को गोरखपुर से निकले थे और ये तय किया था कि 5 विधानसभा क्षेत्रों का कम से कम संपर्क प्रतिदिन करेंगे। तो भगवान की कृपा से वो सिलसिला बना हुआ है और अब 50 दिन के लगभग होने आए हैं और 250 के करीब विधानसभाओं में हम लोग जा चुके हैं। किलोमीटर तो जोड़ा नहीं है, आगे जब पूरी हो जाएगी यात्रा तो जोड़ा जाएगा। महाराज जी, जिस गविष्टि यात्रा की आपने शुरुआत की है और अभी तक कई विधानसभा में ये पहुंच चुकी है, सवाल इस बात का है कि ये गविष्टि यात्रा का मकसद क्या है? किस मूल मंत्र की भावना के साथ ये आगे बढ़ रही है? हमारा मूल मंत्र है
अहम हनम वृत्रम गविष्ठव। इसका मतलब है, असल में ये एक आख्यायिका हमारे वेदों में आई है, जिसमें वृत्र नाम का एक असुर था जो गायों को समाप्त करने के लिए उनके पीछे पड़ा था। तो देवताओं ने इंद्र से अनुरोध किया कि इस असुर का संहार होना चाहिए, तो उन्होंने अपने वज्र के प्रहार से उसे समाप्त किया। तो जैसे इंद्र ने गायों को सताने वाले वृत्रासुर नाम के असुर को अपने वज्र के प्रहार से समाप्त कर दिया और गायों की रक्षा की, ऐसे ही हम लोग इसी मूल मंत्र के साथ निकले हैं कि आज का जो असुर है, जो गायों को सता रहा है, उसको अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे हैं और उस बल से परास्त करें। महाराज जी, एक तो ये असुर कौन है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, दूसरा ये कि ये सुदर्शन चक्र किसके पास है जो चलता हुआ नजर आएगा और कब चलेगा? ऐसा है कि जो गायों को सताने के जिम्मेदार हैं वर्तमान में, वही असुर हैं हमारी दृष्टि में, क्योंकि देवता तो गायों को सताते नहीं हैं, वो तो उनमें निवास करते हैं, अपने प्राण रखते हैं। अगर गाय को मारा जाए तो वो मरा हुआ महसूस करते हैं, उनको चोट लगती है। इसलिए देवता तो गायों को सता नहीं सकता। अगर कोई सता रहा है तो वो असुर ही है, आज का असुर। तो उसी को पछाड़ने के लिए हम लोग निकले हैं। जो हमारा सुदर्शन चक्र का बल है, उसका हम आह्वान कर रहे हैं। अहम हनम वृत्रम गविष्ठव, अहम हनम वृत्रम गविष्ठव, अहम हनम वृत्रम गविष्ठव। ये जो उंगली है ना, ये हमारे भगवान की उंगली है। जब वो किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो हाथ उठा करके उंगली सीधी करते हैं, और सुदर्शन चक्र समझ जाता है कि ये किसी की रक्षा करना चाहते हैं, तो आ करके उसी उंगली में मंडराने लगता है। तो ऐसे ही हम भी अपनी उंगली उठा रहे हैं और उसको घुमा रहे हैं, भावना कर रहे हैं कि सुदर्शन चक्र का बल हमारी उंगली में आ रहा है। तो आएगा बल, अब आएगा तो इसी से तो बटन दबना है। हाँ। चुनाव में जो हमारा मत होता है वो हम इसी माध्यम से दे रहे हैं। पहले ठप्पा मारते थे, अब आजकल मशीन आ गई है तो उसमें बटन दबाना पड़ता है, इसी उंगली से दबता है। तो हम ये बल ला रहे हैं उंगली में लोगों के, गौ भक्तों के, कि उनकी उंगली ऐसे असुरों को का जो बटन है उसको छुए भी नहीं, दबाना तो दूर। तो धीरे धीरे ये बल जैसे जैसे जनता की उंगली में आएगा, वैसे वैसे उनके बटन उपेक्षित होंगे, और जब उनके बटन उपेक्षित होंगे तो वो भी उपेक्षित हो जाएंगे। और उपेक्षा ही सज्जनों की मार है। रहीमन मार गरीब की, चित्त से देह उतारी। हम किसी का गला थोड़े काटेंगे, हम किसी को धक्का थोड़े मारेंगे, हम किसी के ऊपर बम थोड़े गिराएंगे, गोली थोड़े मार देंगे। हम तो उपेक्षा करते हैं। सज्जनों की मार यही है कि उपेक्षा कर दो। तो ऐसे लोगों की बात ही छोड़ो, इनका नाम ही लेना छोड़ो, इनकी बटन दबाना छोड़ो, तो धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे। ये हमारा पूरा योजना का स्वरूप है। और लाखों लोग अभी तक 250 विधानसभा क्षेत्रों में हम जा कर के आ गए। लाखों लोगों ने हमसे सीधे संवाद किया है, और सब से हमने जब पूछा है और प्रेरित किया है तो 100% लोगों ने संकल्प लिया है कि हम ऐसे असुरों का बटन आने वाले चुनाव में छुएंगे भी नहीं। और बिजली, पानी, सड़क, जात, बिरादरी, संप्रदाय, ये सब मुद्दे पीछे हैं। इस बार का जो चुनाव है वो गौ माता की रक्षा के लिए होगा, और उसमें हम उन्हीं पार्टी और प्रत्याशियों को वोट देंगे जो गौ माता की रक्षा के लिए संकल्पित होंगे। तो स्वाभाविक है कि असुर अब जो है किनारे लगेंगे। महाराज जी, आपने असुर की तुलना मौजूदा सरकार से की, और आपने सुदर्शन चक्र की तुलना ईवीएम मशीन से या फिर वोटर से की। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर मौजूदा सरकार असुर है, तो फिर वो कौन सा देव या फिर वो कौन सा व्यक्ति है जो सही में उत्तर प्रदेश में गौ रक्षा या फिर जिस मूल मंत्र की बात आप कर रहे हैं वो लागू कर सकता है? वो कौन सी पार्टी या फिर कौन सी आप किसे देखते हैं? ऐसा है कि हमने जो मौजूदा पार्टियां हैं देश की, जो कभी सत्ता में रह चुकी हैं या आने की संभावना वाली हैं, उन हर पार्टियों के दरवाजे पर जा करके, मर्यादा छोड़ करके हम हर पार्टी के दरवाजे, उनके कार्यालय के दरवाजे पर गए और जा करके उनसे पूछा कि भाई बताओ, साफ साफ करो, क्योंकि तुम्हारा जो मामला है वो जनता के सामने गोल गोल है। जब तुम्हारे गौ भक्तों के बीच में जाते हैं तो वहाँ तुम्हारा गाय की आरती पूजा करते का फोटो आता है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़े गौ भक्त हो। और जब आंकड़ा निकलता है तो उल्टा निकलता है कि गाय मारी जा रही है और उसका मांस जो है बहुत धड़ल्ले से बेचा जा रहा है,
और जगह जगह से समाचार भी आते रहते हैं, उसको तुम रोकते नहीं हो सत्ता में रहकर। तो ऐसे में तुम्हारे बारे में भ्रम उत्पन्न है कि ये गौ भक्त हैं कि नहीं है। हाँ। तुम साफ करो, चाहे तुम जो हो, हम तुम गौ भक्त हो तो गौ भक्त साफ हो, और अगर नहीं हो तो वो भी साफ कर दो कि भाई हम नहीं हैं, हम गौ हत्या का समर्थन करते हैं। तो कम से कम हम तुम्हारे साथ अपना व्यवहार तो तय कर सकें कि हम तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करें। भ्रम के कारण हम माने जनता तुम्हारे साथ उसका क्या व्यवहार होना चाहिए वो तय ही नहीं कर पाती है। लेकिन अभी तक देश की किसी भी पार्टी ने ये स्पष्ट नहीं किया है, और इसीलिए हम लोग अब मतदाता के सामने आए हैं, मतदाता को जागृत कर रहे हैं। जब गौ माता की रक्षा का वोट पक्का हो जाएगा तो वो वोट जो लोग लेना चाहते होंगे उनको गौ भक्त बन के आना पड़ेगा। तो इसलिए वोट तो सब नेता को चाहिए, सब पार्टी को चाहिए, बिना वोट के तो किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए अगर वोट देने वाले कड़क हो जाएं कि नहीं हम तो ऐसे काम के लिए वोट नहीं देंगे, तो स्वाभाविक है कि पार्टियां सुधार करेंगी, और अगर सुधार नहीं करेंगी तो ये पार्टियां काल के गाल में चली जाएंगी और नई पार्टियां उदित होंगी जो गौभक्त होंगी, जो सनातन धर्म की लोगों की भावना को समझती होंगी। आप ये बताइए, ये कितना बड़ा छल है कि 100 करोड़ सनातन धर्मियों के देश में 78 साल से चुनाव हो रहे हैं और सनातनी वोट देते चले जा रहे हैं, और उनके देश में गौ हत्या को बढ़ावा मिलता चला जा रहा है। कोई पार्टी नहीं आई जिसने कानून बना दिया हो कि गौ हत्या रोकी जाती है। इसका मतलब है कि हम सनातनियों का वोट लेकर के आप गौ हत्या को छूट दे रहे हो। कोई सनातनी अगर उसको ध्यान दिला दिया जाए कि तुम्हारे वोट लेकर के ये गौ हत्या हो रही है, तो क्या वो गौ हत्या के लिए समर्थन देगा? लेकिन सनातनियों का वोट लेकर के, हिंदू घर की छुरी लेकर के आप सब्जी काटिए, भाजी काटिए, आप जो है किसी का गला कैसे काट सकते हैं? क्योंकि हिंदू के घर की छुरी शाकाहारी छुरी है, आप उससे कैसे काट रहे हैं? आप हिंदू का वोट ले रहे हैं और हिंदू की माँ गौ माता को आप बोटी बोटी करके बेच रहे हैं या बेचने का माहौल दे रहे हैं। ये हिंदुओं के साथ अन्याय है कि नहीं है? गौ भक्तों के साथ अन्याय है कि नहीं है? और अब तो ये परिस्थिति है कि जिन मुसलमानों का नाम लेकर के अभी तक हम हिंदुओं को अटकाया गया कि क्या करें, हम तो चाहते हैं, ये मुसलमान नहीं मान रहे हैं। अब तो मुसलमान खुद मांग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर मांग कर रहे हैं कि गौ माता को आप बचाइए, कानून पारित करिए। तब अब क्या है आपके पास? लेकिन तब भी आप नहीं कहना चाहते। तो ये जो हम हिंदुओं की भावनाओं के साथ 78 साल से अन्याय हो रहा है, आखिर कोई तो इसकी आवाज़ उठाएगा। तो हमने सोचा हम ये उठाते हैं आवाज़, इसीलिए निकले हुए हैं। और ये मतदाताओं को हम जब बातचीत कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारा वोट लेकर के अधर्म का कार्य कैसे किया जाता है। अगर हम धार्मिक हैं तो हमारा वोट वो ले जो धार्मिक हो। पाप कर्म करने वाला हमारा वोट का अधिकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो पाप कर्म करेगा हमारा वोट लेकर के, तो जो समर्थन करता है, अनुमोदन करता है, वो भी पाप का भागीदार हो जाता है। तो हम क्यों किसी के पाप के भागीदार बने और हम क्यों पाप करें? ये बड़ा मुद्दा है। देश की संविधान निर्माता समिति को इस बारे में सोचना चाहिए था। आप देखिए, संविधान बन गया, कहते हैं संविधान से चलेगा देश, संविधान से चलेगा। अरे भाई, संविधान से चलेगा तो संविधान में बताओ ना कि हम धार्मिकों का वोट लेकर के अधार्मिक कार्य नहीं करेगा नेता। क्या हम अधार्मिक कार्य के लिए वोट देंगे अपना? तो आप हमारा वोट अंधा वोट ले लेते हो कि आपका वोट अंधा है, हमने ले लिया, उसके बाद सब पावर है। कंसेंट भी नहीं लेते हमारी। इतने बूचड़ खाने चल रहे हैं, इन बूचड़ खानों को चलाने का कंसेंट क्या जनता से लिया गया है? क्या जनता को ये बताया गया है कि आपका वोट मिलने के बाद हम जब सत्ता में आएंगे तो हम बूचड़ खाना शुरू करेंगे और लाखों पशुओं को मारेंगे और उनका मांस बेचेंगे? अगर ये बताया गया होता और बताने जाने के बाद अगर जनता ने आपको वोट दिया होता, हम कुछ ना बोलते। लेकिन आपने जनता से छुपाया है, और छुपा करके आप लगातार उनका वोट लेकर के, जो चींटी को भी नहीं मारना चाहते, अहिंसक हैं, उनका वोट लेकर के आप जो है करोड़ों पशुओं की हत्या कर रहे हैं सालों साल। आखिर ये धोखा जनता के साथ क्यों किया जा रहा है? और क्या जनता को ये हक नहीं है? छोटा सा सिम कार्ड भी हम लेते हैं तो इतना बड़ा खर्रा निकलता है छोटे छोटे अक्षरों का कि ये आप अनुमति दीजिए तब सिम चालू होगा, नहीं तो नहीं चालू होगा। और हमारा वोट ले रहे हो और हमको ये अधिकार ही नहीं है। हम क्या दे रहे हैं आपको? हम आपको शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, हम आपको धर्म विरुद्ध कानून बनाने के लिए थोड़े बैठाए हैं। आपने 3500 कानून हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध बना दिए। क्या हिंदू जनता से आपने पूछा था कि हम आपके धर्म के विरुद्ध कानून बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमको वोट दीजिए? अगर देती ही जनता तो आप बना देते।
लेकिन आप हमारा वोट लेते हो और हमको बिना बताए वहाँ पे बैठ करके हमारे धर्म के विरुद्ध कानून बना देते हो। तो ये जो हमारे वोट का मिसयूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, ये आपत्तिजनक है और ये बड़ा संवैधानिक प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर हमको इस यात्रा के माध्यम से जनता से चाहिए। पहले जनता से हमको मिले, तब फिर हम इसको बाकी फोरम में उठाएंगे। आप बताइए ये कैसे हो सकता है? हमारा वोट हमारी प्रकृति का होना चाहिए। अगर आप अधर्म करने के लिए जा रहे हैं आगे, तो हम कैसे उसके लिए समर्थन कर सकते हैं? और वोट हमारा समर्थन माना जाता है, अनुमोदन माना जाता है, हमारा राजनीतिक बल माना जाता है। तो ये जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम इस मूल प्रश्न को इस यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं। जनता समझ रही है, और अगर जनता समझ जाएगी तो उसके बाद फिर नेताओं का ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। आप या तो हमको लिखित रूप में दीजिए कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे पाप हो, और अगर हम करते हैं तो उसके उत्तरदायी हम होंगे, आप नहीं होंगे। लेकिन ये स्पष्टता भी नहीं की जा रही है, बस ले लिया जा रहा है। आप कहते हैं कि अमुक को मतदान, गौ माता को जीवन दान, नारा लगा के आते हैं, और हम आपको सत्ता में बैठाते हैं, और उसके बाद जो है आप गौमांस के बहुत बड़े व्यापारी सिद्ध हो जाते हैं। आप जिस सरकार के मुखिया हैं, वो सरकार जो है सबसे बड़े गौमांस निर्यातक देश के रूप में भारत को प्रतिष्ठित करने की ओर चल पड़ती है। ये सब क्या है? ये बहुत मूल मुद्दे हैं जो जवाब मांगते हैं, और ये पहले सवाल तगड़े से उठे तो जवाब तो सबको देना पड़ेगा। महाराज जी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो गौवध निवारण अधिनियम लागू है, और इसके तहत उत्तर प्रदेश में गौवध तो होना ही नहीं है। बताइए, 40 से 50% गौ मांस के निर्यात की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसका आधार क्या है? किस आधार पर ये दावा है? इसका आधार ये है कि कानून बना हुआ है, हम मना नहीं कर रहे हैं। कानून बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, और सरकार के रजिस्टर में गाय बड़े सुख से है, ये भी सही है। अगर आप रजिस्टर देखिए, 2000 करोड़ पास हुआ है बजट में साल भर में गायों को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए। लेकिन अगर मौके पे चले जाइए गौशाला में, तो वो आश्रय केंद्र में, तो हालत बड़ी बदतर है, और वहाँ सरकार किसी को जाने भी नहीं देती। आप जैसे पत्रकार जाएंगे ना, कहेंगे डीएम से परमिशन लो तब आओ, ऐसे जाने भी। हम खुद गए थे, हमको भी ताला लगा करके मना कर दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते। तो जो कागजों की स्थिति है वो अलग है, मौके पे मामला अलग है। आप कागजों में अच्छा दिखा रहे हो, कागज हमको देखना है कि हमको असल में गाय देखना है। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गाय को खरोंच भी नहीं लग सकती है। मुख्यमंत्री का वक्तव्य है कि उत्तर प्रदेश में तो गाय को कोई खरोंच भी नहीं लगा सकता। अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश में गाय को खरोंच लग रही है कि नहीं लग रही? हमने हर विधानसभा में जनता से पूछा है, जनता ने कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत हालत ख़राब है, आए दिन हत्या होती रहती है, खुलेआम हत्या हो जाती है। और ऐसे ऐसे गौरक्षक मिले जिन्होंने कहा कि ये देखिए वीडियो, ये देखिए फ़ोटो। हम जब गौ हत्यारे को, जो गाय को काट रहा है, उसको पकड़ते हैं, 2 घंटे में थाने से छूट जाता है। ये क्यों हो रहा है फिर, अगर आपके यहाँ गौ हत्या निरोधी कानून है? और ये बताइए कि जब नोएडा में कंटेनर पकड़ा जाता है, तो आप कहते हैं कि हमारे यहाँ तो गाय कटती ही नहीं है, ये सब भैंस का मांस है। और जब जिद की जाती है कि नहीं, लेबोरेटरी में टेस्ट करो, हमें शक है कि ये गाय का मांस है, तो 25,000 गायों का मांस एक कंटेनर में निकलता है, और निकल करके आता है कि ये 6 महीने 8 महीने के बछड़ा बछिया का मांस है गायों का। ये कैसे निकल जाता है? और दूसरे आप कहते हैं कि भारत में तो गौ हत्या होती ही नहीं है, तो फिर विदेशों में जो आपका यहाँ से निर्यात होता है, वहाँ हर मॉल में भारत का गाय का मांस क्यों मिल रहा है? और बाकायदा फ़ोटो छाप करके और बाकायदा लिख करके कि ये बछड़े का है, ये बछिया का है, ये इतने उम्र की गाय का है, क्यों मिल रहा है पूरे विश्व में सब जगह? और आपकी जो वेबसाइट है सरकार की, अपेडा की वेबसाइट देख लो, और जो एक्सपोर्ट की वेबसाइट्स हैं आप उनको देख लीजिए, उसमें क्यों फिर गोमांस इतना यहाँ से इतना वियतनाम जाता है, इतना फ्रांस जाता है, इतना यहाँ जाता है, इतना यहाँ जाता है, उसकी सूची क्यों लिखी हुई है? बताइए महाराज जी। लेकिन जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो जिस घटना का आपने जिक्र किया, उसमें कल ही एक घटना निकलकर सामने आई जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का भाई अनवर हुसैन, उसे 700 किलो गौ मांस के साथ पकड़ा गया, और उसे कोर्ट की तहत कार्रवाई भी उस पर हो रही है।
लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस गौमांस के निर्यात की आप बात कर रहे हैं, जितनी मैंने शोध की, जितना मैंने देखा, अगर आप मुझे किसी देश का नाम बता पाएं जहां पर भारत से गायों का मांस निर्यात हो रहा है, और उत्तर प्रदेश से विशेष तौर पर, क्योंकि जितना मैंने शोध किया उसमें जरूर लिखा होता है, लेकिन वो बफेलो का मीट उसमें लिखा होता है। हम अभी आपको वेबसाइट दिखा देते हैं, हाँ। आप तसल्ली से उसको देख लीजिए। हम्म। जहाँ तक अनवर हुसैन और उनके 700 किलो मांस की बात है, हाँ। तो आप समाजवादी पार्टी, अनवर हुसैन, ये सब नाम बड़े अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन ये किस प्रदेश में हुआ? ये कहाँ पकड़ा गया? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कैसे ये हो रहा है? कोई अनवर हुसैन, कोई समाजवादी पार्टी, जब उत्तर प्रदेश में गौरक्षक सरकार है तो ये कैसे कर पा रही है? जवाब दीजिए। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो रही है, अनवर हुसैन और समाजवादी पार्टी दिखा रहे हैं। ये आपकी दुरंगी चाल है, ये ठीक नहीं है। आप ये भी कहिए कि अनवर हुसैन पकड़ा गया गाय मारते हुए, मांस लिए हुए, समाजवादी पार्टी का व्यक्ति था, और साथ में ये भी कहिए कि उत्तर प्रदेश में ये हुआ जहाँ पर योगी जी कहते हैं खरोंच नहीं लग सकती। जब खरोंच नहीं लग सकती तो गाय का मांस कैसे तैयार हो गया? बताओ हमको, जवाब दो इस बात का। जब खरोंच नहीं लग सकती तुम्हारे प्रदेश में, तो 700 किलो मांस कैसे निकल के आ गया? एक गाय का नहीं है वो 700 किलो मांस, कई गायों का है। तो कई गाय कैसे काट दी गई तुम्हारे प्रदेश में? पहले इसका जवाब दो, उसके बाद अनवर हुसैन से भी हम बात करेंगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी से भी बात करेंगे। लेकिन आप समाजवादी, मुसलमान, ये सब कह करके अपने दोष नहीं ढांक सकते। आप कह रहे हैं कि मेरे प्रदेश में खरोंच नहीं लग सकती। कैसे 700 किलो मांस तैयार हो गया? बिना खरोंच लगे हो गया? गाय ने उगल दिया था? बोलो। अब इसमें चुप हो जाओगे आप लोग? नहीं, मैंने तो कहा नहीं, बिल्कुल गलत उत्तर बात है। प्रदेश के अंदर ही बिल्कुल गलत बात है। हमारी नजर में, कार्रवाई हमारी नजर में समाजवादी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, हमारा सगा भाई हो, गाय अगर गाय को क्षति पहुंचाएगा तो वो कसाई है। हम ये पैमाना लेके नहीं चलते हैं कि अमुक पार्टी का है तो खराब है, अमुक पार्टी का है तो अच्छा है। आप सब अगर खराब है तो खराब है, चाहे किसी पार्टी में हो, हमारे सगे भाई हो, लेकिन आप जो है बाकी को बचा लो और एक के लिए उसका नाम लो, ये बिल्कुल गलत बात है। यही राजनीति हो रही है देश में, यही 78 साल से हो रहा था। भला वो मुसलमानों का भी खड़े होकर के मांग कर रहे हैं। कम से कम उनसे गए बीते हिंदू हैं ये लोग। आज जब मुसलमान देश में मांग कर रहा है कि गाय की रक्षा की जाए, उस समय ये राजनीतिक हिंदू ये नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं बताइए? अगर ये गौभक्त थे तो क्यों इनके मुंह से नहीं निकला कि स्वागत योग्य आपका ये उद्घोषणा है? क्यों नहीं स्वागत किया ऐसी बात का? जब ईद में लाखों गायें बच गई उनके उद्घोषणा के कारण, तो इस बात का स्वागत क्यों नहीं किया गया? इस बात की खुशी क्यों नहीं मनाई गई? क्यों नहीं खुशी हुई आपको? आप अगर गौभक्त थे तो आपको खुशी होनी चाहिए थी ना, वो तो नहीं दिखाई दी। किसी एक भाजपा के नेता का वक्तव्य आया हो कि चलो इसी बहाने गायें तो बची? आया कहीं किसी का? खुशी नहीं हुई उनको, बल्कि इस बुद्धि को वो लोग पशु बुद्धि कहने लगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने वक्तव्य दिया कि जो गाय को पशु कहे वो पशु बुद्धि है। हमने 2009-2010 का 108 दिन के इनकी यात्रा का, विश्व मंगल गौग्राम यात्रा का सारा डाटा निकाल करके रख दिया। हमने कहा कि विश्व मंगल गौग्राम यात्रा निकली थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से निकली थी। इंद्रेश कुमार उसके संरक्षक थे और दूसरे पदाधिकारियों का नाम बताया, और उन्होंने मांग की थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आदित्यनाथ, अगर हिम्मत हो तो उनको भी पशु बुद्धि कह के दिखाओ आरएसएस को। उन्होंने तो आरएसएस को पशु बुद्धि नहीं कहा, मुसलमानों को पशु बुद्धि कह दिया। जो मुसलमान गाय की रक्षा के लिए खड़ा हो गया उसको आप पशु बुद्धि कहते हो, और जो आरएसएस गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग करती है उसको पशु बुद्धि नहीं कह पाते हो। ये जो आपकी राजनीति है, हम इसके पक्ष में नहीं है। हमारी नज़र में कोई हो, का खा गा कोई हो, अगर वो गाय के विरोध में, तो हम उसके शत्रु हैं। वो हमारा शत्रु है, वही असुर है। तो इसलिए न्याय के पैमाने पर आपको आगे बढ़ना होगा। ये राजनीति अलग बात है। ये हम तो ओछी राजनीति में हम नहीं है कि हमारी ये पार्टी है, हमारी वो पार्टी है, हमारी पार्टी में सब ठीक है और उसकी पार्टी में सब खराब है। ये सब नहीं है। खराब है तो चाहे हमारी पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, खराब। और अगर अच्छा है तो किसी पार्टी में हो अच्छा। ये न्याय का सिद्धांत लेके आगे बढ़िए। कम से कम गौ माता के मामले में, जो गौ माता को माता कहेगा वो उसको हम भाई मानेंगे, और जो गौ माता को माता नहीं कह पाएगा वो या तो कसाई है
और या तो कसाई का भाई है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। साफ हमारी बात। महाराज जी, आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों मुसलमानों ने कहा कि गायों को लेकर कदम उठाए जाने चाहिए। सवाल इस बात का है कि क्या उत्तर प्रदेश में बकरीद के दिन अगर गाय नहीं कटी, गौवध नहीं हुआ, तो क्या ये मौजूदा सरकार के सख्त एक्शन की वजह से? क्योंकि बंगाल के अंदर इन्हीं मुसलमानों की तरफ से डिमांड की गई कि हमें एक छूट दे दो, बकरीद के दिन इस बार बस कटने दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। मुसलमानों तो क्या ये सख्त कार्रवाई का डर था या फिर इसमें मुसलमानों की तरफ से आगे कदम बढ़ाया गया? अच्छा, पूरे देश में 12 साल से बैठे हो, तुम्हारी सख्त कार्रवाई नहीं दिखी, बंगाल में सख्त कार्रवाई दिख गई। माने जो कुछ हो जाए वो सब आप ही के द्वारा हो रहा है। ये कैसा पैमाना है? 12 साल से तुम केंद्र में बैठे हो, 9 साल से तुम यहाँ बुलडोजर लेके बैठे हो, तब तुम्हारा डर नहीं हुआ मुसलमानों को, और अब बंगाल में सरकार बनाते ही तुम्हारा डर हो गया। गजब का थर्मामीटर है आप लोगों का, मापने का पैमाना। गजब मापते हो आप लोग, ये कैसी बात है? अरे अगर आपका डर होता तो कब का हो चुका होता। ये आपका डर नहीं है, ये जनता की जागरूकता है। धीरे धीरे ये जागरूकता बढ़ रही है और आपकी राजनीति को जनता समझ रही है। इसलिए आपकी राजनीति को फेल करने के लिए ये सोचा गया, समझा गया, विचार किया गया निर्णय है, और इससे देश में वातावरण बदल रहा है। ये क्रांतिकारी बहुत बड़ा निर्णय है और इसके बारे में जितनी चर्चा होनी चाहिए थी और इस निर्णय को लेने वालों की जितनी प्रशंसा होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य है कि नहीं हो रही है, होनी चाहिए। महाराज जी, 2 दावे आपकी तरफ से किए गए और लगातार ये किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गौ मांस निर्यात लगातार बढ़ रहा है। इसके संबंध में क्या कोई रिपोर्ट, क्या कोई डेटा आपके पास है जो आप हमें दिखा सकें? दिखाओ। दूसरा सवाल इस बात को लेकर है, जो दूसरा सवाल उस बात को लेकर, इधर आ जाइए, कैमरे वाले को बुला लीजिए। ये देखिए, इन्होंने वेबसाइट खोल दी, दिखाइए। ये कौन सी वेबसाइट है? वर्ल्ड बैंक। देशवार भारत से निर्यात होने वाला फ्रोजन बोनलेस गोमांस 2023 में। आइए, कैमरा लेके आइए, दिखाइए। ये देखिए, जूम करके दिखा दीजिए। देशवार भारत से निर्यात होने वाला फ्रोजन बोनलेस गोमांस 2023 में। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। ये देखिए, भारत व्यापार प्रवाह, उत्पाद कोड, उत्पाद वर्णन, जमे हुए हड्डी रहित गोमांस वर्ष 2003। साथ ही ये हैं कौन से देश की जा रहा है? सबसे ज़्यादा वियतनाम में जा रहा है। इतना किलोग्राम, 1,92,180 किलोग्राम, 180,000, ये तो ज़्यादा ही है भैया। 19,21,000 नहीं, 192,180,000 किलोग्राम वियतनाम में जा रहा है, मलेशिया में जा रहा है, मिस्र अरब गणराज्य में जा रहा है, इंडोनेशिया में जा रहा है, इराक में जा रहा है, सऊदी अरब में जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में जा रहा है, फिलीपींस में जा रहा है, ओमान में जा रहा है, रूसी संघ में जा रहा है, सेनेगल, जॉर्डन, उज्बेकिस्तान, लेबनान, हांगकांग, बहरीन, कंबोडिया, कुवैत, कतर, कांगो, अल्जीरिया, सिंगापुर, जॉर्जिया, ईरान, मॉरिशस और गैबान, मालदीव, ब्रुनेई, कांगो, भूटान, लीबिया, कोमोरोस, अजरबैजान, थाईलैंड, किर्गिज, कजाकिस्तान, गाम्बिया, टर्की, आर्मेनिया, भूमध्य रेखीय गिनी, कोटेडी, ट्यूनीशिया, साइप्रस, लाइबेरिया, सेशल्स, अंगोला, गिनी, कोरिया, तंजानिया, यमन और सेरा और मोजाम्बिक और घाना और लाओ, बहामास, बांग्लादेश, बुर्किना और केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य। क्या हुआ? बहुत सारे देशों का फेल हो गया? नहीं महाराज जी, कैमरा लगातार चल रहा है। आप देखिए, अब सब जगह जमे हुए हड्डी रहित गोमांस, ये पूरा डाटा है, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर है, देख लीजिए, ठीक से देख लीजिए, फिर बाद में मत कहना कि नहीं दिखाया। ये पूरी रिकॉर्डिंग हो गई है? हाँ, ये पूरा रिकॉर्ड हो चुका है। जमा हुआ गोमांस हड्डी रहित, ये सब दिखा दिया, एक शब्द की रिकॉर्डिंग उसमें हो गई है। हो गई है। हाँ, सवाल लेकिन तो इस बात का है ना, तो अब बताइए, इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहीं ये लिखा है कि इसमें उत्तर प्रदेश से कितना गौमांस निर्यात हुआ है?
अब बताइए, अब वो भी निकाल दीजिए भैया कि उत्तर प्रदेश का क्या क्योंकि इसमें हिस्सेदारी ये है। सवाल तो लगातार उठा कि केरल के अंदर गौमांस को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। बाकी कुछ राज्य है जहां से गौमांस का निर्यात होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई ऑफिशियल डेटा आपके पास है वो कि भी है, गौमांस सब का सब निर्यात है यहाँ हमारे हो रहा है? पास। हम सब अध्ययन करने के बाद ही निकले हैं बंधु। हम्म, सब डेटा है। हाँ। हम आपको सारा प्रिंट करके उपलब्ध करा देंगे। हम्म। अभी तत्काल आपने पहले या कह दिया होता हाँ। तो हम सब तैयार रखते। आपको एक एक जो कह रहे हैं उसके समर्थन में जो डाटा है वो हम आपको जरूर उपलब्ध करा देंगे। आप उसको इसमें शामिल करके दिखाइए। जो बात है वो ये है, आप कहीं भी चले जाइए, हाँ। वो भारत से जितना गौमांस का निर्यात हो रहा है वो उसमें से 45 से 48% यूपी से हो रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि विदेशों के मॉल में भी हमारे लोगों ने जा करके देख लिया, केवल यहाँ भारत में नहीं, विदेशों को मॉल में जा करके आप देखिए, वो भी वीडियो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। हाँ। वहाँ जा करके उन्होंने जो वहाँ पे बीफ मिल रहा है, तो आप लोग ये व्याख्या करते हैं कि बीफ का मतलब भैंस का मांस है, गाय का नहीं। तो वहाँ पर बाकायदा उसमें लिखा है कि गाय का मांस, काऊ मीट, हाँ। और बाकायदा फोटो भी बना है और उम्र भी लिखी है कि इतने उम्र के गाय का ये मांस है। और वो भारत से, अलीगढ़ से और कौन कौन सी जगह उत्तर प्रदेश की है वहाँ से निर्यात किया गया है। तो आपको उपलब्ध है सब कुछ। वो महाराज जी इसको वो बना रहा है, एक्सपोर्ट की वेबसाइट पर भी है। एक्सपोर्ट की वेबसाइट देखिए। आ जाओ भैया, दिखाइए, कैमरा लेके आइए। एक्सपोर्ट, हाँ। ये देखिए, ये यहाँ लिखा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वेबसाइट है। अब देखिए, भारत से जो बीफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडर्स इन 2025, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा, इंडिया एक्सपोर्ट डाटा 22 जुलाई 2025 की रिपोर्ट है। ये क्या कह रहे हैं देखिए, ठीक है। अब इसमें उत्तर प्रदेश हम नीचे जाते हैं। हाउ विल इंडिया इंक्रीज बीफ प्रोडक्शन एक्सपोर्ट इन 2025, USDA, वहाँ की रिपोर्ट है। टॉप बीफ प्रोसीडिंग स्टेट्स इन इंडिया, देखिए क्या है, टॉप बीफ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। अब इसमें लिखा है हियर इज द लिस्ट ऑफ मेजर बीफ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया और बीफ एक्सपोर्टिंग स्टेट्स इन इंडिया। रैंक 1, विच प्रदेश इज ऑन रैंक 1? प्लीज जूम करके दिखाइए, कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। कितना बीफ बेच रहे हैं? एनुअल बीफ कैरा बीफ प्रोडक्शन टन्स 6,88,860 टन बेच करके नंबर 1 पायदान पर उत्तर प्रदेश बैठा है। देख रहे हैं, ये हमारे घर का डाटा नहीं है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भारत सरकार का डाटा है। दिखा दिया। वेस्ट बंगाल नंबर 2 पर है, महाराष्ट्र नंबर 3 पर है, आंध्रा 4 पर है, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और केरला तो सब 10 नंबर पर है जी। महाराज जी, अगर आपकी इजाजत हो तो ये 10 एक बार मैं देख सकता हूँ फोन के जरिए हाँ, से? क्यों नहीं, लो भैया दे दो। बिल्कुल, देखो और इस पे बाकायदा अनुसंधान करो, इस पे विद्वानों को बैठाओ। अब ये सब बातें गोल गोल नहीं रहना चाहिए, साफ होनी चाहिए। महाराज जी, क्योंकि जितना मैं देख पाया, मैं चाहूंगा कि एक बार इसे जरा दिखाइए। इसमें लिखा हुआ है गेट द इनसाइट्स फॉर बफेलो मीट इन इंडिया और बीफ एक्सपोर्ट डेटा ऑफ इंडिया एंड द लिस्ट ऑफ बीफ एक्सपोर्टर्स इन इंडिया फ्रॉम आवर ऑल इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म। यानी कि इसकी शुरुआत में इस डेटा को ही लेकर लिखा हुआ है कि ये बफेलो मीट की बात हो रही है। अरे भाई, हमने जो आइए प्लीज देखिए, आइए हमें दीजिए। ये जो डाटा हमने दिखाया, देख रहे हैं? हाँ जी। टॉप बीफ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, हाँ। इसका जो ऊपर का शीर्षक है वो देखिए, यहाँ क्या लिखा है? एनुअल, हाँ। आ जाओ पास में, खड़े होके आ जाओ, खराब नहीं हो जाओगे। नहीं, ये आओ। गिर जाएगा, इसलिए गिर जाएगा तो फिर उठा लिया जाएगा। जब देश गिर रहा है, जब हमारा चरित्र ही गिर रहा है, तो अब क्या माइक का। देखिए, रैंक स्टेट्स, एनुअल बीफ है, हाँ, लिखा है बीफ, हाँ, और फिर अब्लिक केरा बीफ। हाँ, केरा बीफ माने भैंस का मांस है, हाँ। और बीफ माने गाय का मांस है। देख लीजिए, यहाँ साफ लिखा हुआ है।
महाराज जी बीफ ऑब्लिक लिखा हुआ है। हाँ, ऑब्लिक लिखा है ना। हाँ, ऑब्लिक मैं माने, आपको ये ऑब्लिक डेटा- माने क्या, हमको बताओ, इसका समझाओ। ऑब्लिक माने ये बीफ, बीफ का मतलब क्या है और फिर केरा बीफ का मतलब क्या है? इसमें ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ऊपर की नहीं, ये हमको बताओ, बीफ और केरा बीफ का क्या फर्क है? बीफ का मतलब यही है कि वो बफेलो के ही बीफ की बात हो अच्छा, रही और है। केरा बीफ का मतलब क्या है? वही मतलब है कि उसे तो दो क्यों लिखा? उसमें जिस तरीके अगर दोनों का एक ही मतलब है तो ऑब्लिक करके दो क्यों लिखा? बताओ हमको, समझाओ जरा। महाराज हम जी समझ उसमें लें। इसके ऊपर आप जस्ट देखेंगे तो उसमें अरे और भाई, हम शब्द सब का जगह प्रयोग है। देखेंगे, हमको ये बताओ ना। जस्ट ऊपर क्यों देखना है जब यहाँ साफ लिखा हुआ है, हेडिंग में लिखा हुआ है बीफ ऑब्लिक केरा बीफ? तो इसका मतलब ऊपर उसमें लिखा हुआ है महाराज जी, जो मेरी समझ कहती है। अरे आपकी समझ, आपकी समझ से हम चलेंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है। ये कौन सी आपकी समझ से वेबसाइट है? चलेंगे। आप हमारी इस बात का जवाब दे नहीं पा रहे हो कि बीफ ऑब्लिक केरा बीफ दो बार ये शब्द क्यों लिखे गए हैं? अगर केरा बीफ का मतलब भैंस का मांस है तो बीफ अलग से क्यों लिखा गया, ये बताइए। अंग्रेजी के वो दो शब्द हैं और जिसे हमको लेकर ये लिखा हुआ बताइए, है। आप लोग ये भी हमको बताइए जी। कि अंग्रेजी के शब्द जो हैं, जब अंग्रेजी में भैंस को बफेलो कहा जाता है हाँ। और जब अंग्रेजी में गाय को काऊ कहा जाता है, हाँ। तो फिर उनका जब काटने के बाद मीट बनता है तो काऊ और बफेलो दोनों का मीट बीफ कैसे हो जाता है? हमको ये भी समझा दो। चलो आज हम पूरे देश से पूछना चाहते हैं, विद्वानों से पूछना चाहते हैं, सरकारों से पूछना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ। कि जब गाय जिंदा रहती है तो गाय होती है, काऊ होती है। जब भैंस जिंदा रहती है तो वो बफेलो होती है। और जब कटने के बाद दोनों बीफ कैसे हो जाती है? दोनों अलग होना चाहिए, दोनों फिर बीफ कैसे हो जाती है? हमको ये बता दीजिए। इसका मतलब है कि काटने के बाद आप भैंस के मांस के आड़ में गाय का मांस बेच रहे हो, क्योंकि आपने कटने के बाद दोनों का दो नाम रखिए, दोनों का एक नाम करके क्यों रखा हुआ है आपने? इसी में आपकी चाल है। जब जिंदा में दोनों दो हैं तो उनके काटने के बाद उनका मांस जो है एक कैसे हो जाता है, ये बताइए ना हमको। जब भोपाल में आपका कंटेनर पकड़ा गया तो आपने कहा बफेलो मांस है, जब लेबोरेटरी में गया गाय का निकला। आपके उत्तर प्रदेश में मिला, जब आपने कहा कि भैंस का मांस है, जब लेबोरेटरी में गया गाय का निकला। आप जो है शब्दों की बाजीगरी करके हमको क्यों कर रहे हो? क्या है, दिखाओ। बीफ और केरा बीफ से देखिए, ये जो है ये किससे, AI से पूछा है। हाँ। बीफ और केरा बीफ, यदि आपका आशय बीफ और केरा बीफ से है तो दोनों में यह अंतर है। बीफ सामान्यतः गाय या गोवंश के मांस के लिए प्रयुक्त शब्द है। कई देशों में इसे गाय और बैल दोनों का मांस सम्मिलित माना जाता है। केरा बीफ विशेष रूप से भैंस के मांस को कहा जाता है। यह सब केरा बाओ भैंस से बना है। हाँ। समझ गए? देख लो भैया, दिखा दो। कम से कम AI तुमसे ज्यादा ईमानदार है, वो तो कम से कम डिफरेंट करके बता रहा है। चलिए आगे बताइए। लेकिन जिस तरीके से महाराज जी, क्योंकि आंकड़े जो आपने दिखाए हैं, इस आंकड़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, तो क्योंकि जितनी मेरी शोध है, जवाब मिल गया। जितनी मेरी आपने कहा शोध है, उत्तर प्रदेश क्यों आए आप? महाराज जी हम इसीलिए आए क्योंकि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है इस मामले में। जितनी मेरी शोध है, जो मैंने रिसर्च की, 2008 से उत्तर प्रदेश मीट एक्सपोर्ट के मामले में लगातार नंबर 1 है। और मीट प्रोड्यूस के उसमें पिछली सरकारें भी थी, जिसमें मायावती जी, अखिलेश जी और मौजूदा सरकार भी है। 2017 से पहले करीब 60 से 70% एक्सपोर्ट होता था, उसमें गिरावट होकर अब 40 से % नहीं, ये यहाँ हमारी आपत्ति है। हाँ। आप ये जो कह रहे हैं बिल्कुल तथ्य विरुद्ध बात कह रहे हैं। आदित्यनाथ जी के आने के बाद सारे जो स्लॉटर हाउस हैं उनको सब्सिडी दी गई है, उनको अद्यतन बनाया गया है। और इस समय पिछली सरकार, हमने इस पे अध्ययन कर लिया है। हाँ। पिछली सरकार में जितना मीट का एक्सपोर्ट होता था, अब उससे 60% ज्यादा मीट एक्सपोर्ट आदित्यनाथ जी के समय में हो रहा है। ये बिल्कुल कंफर्म है, हम इसका डाटा आपको देंगे। आप ये हमसे झूठा मत बोलिए, हमने सब अध्ययन किया हुआ है। पिछली सरकार से 60% ज्यादा एक्सपोर्ट इनके समय में हो रहा है। मांस तैयार भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। पिछली सरकार से ज्यादा, 60% ज्यादा, 1.5 गुना से ज्यादा। और इसमें गाय का मीट है? गाय, बिल्कुल गाय का मीट है, क्योंकि जब पकड़ा गया है तब कहा गया है कि भैंस का है और निकला है गाय का, इसलिए बिल्कुल इसमें है। और एक बात, इसका दूसरा भी हम पहलू बता रहे हैं। अगर आप अभी अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप खोजिए, अध्ययन करिए कि भारत में वो कौन सा स्टेट है जिसमें गायें कम हो रही हैं और कौन सा स्टेट है जिसमें गाय की संख्या बढ़ रही है। हाँ। ये सरकार गणना करती है, हम और आप नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में गाय घटती चली जा रही है।
जिस केरला की बात कर रहे हैं वहां पर गाय बढ़ गई है, जिस बंगाल की बात कर रहे हैं उसमें बढ़ गई है गाय, उत्तर प्रदेश में घट रही है। तो अगर वो मारी नहीं जा रही है तो कैसे घट रही है? इसका मतलब है कि भैंस के मांस के नाम पर गाय का मांस यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, तभी तो गाय घट रही है। आइए इधर आइए, ये कौन सा है साइट? वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली साइट। भारत से गोमांस का निर्यात 2025 में व्यापारियों के लिए एक वैश्विक अवसर। ठीक है, ये किस वेबसाइट पर छपा हुआ है? भारत थोड़ा के बता गोमांस निर्यात आंकड़ों के आधार पर। हाँ। देख रहे हैं? हाँ। भारत में गोमांस के प्रमुख निर्यातकों में एलन सन्स प्राइवेट लिमिटेड और ये सब नाम है। हाँ। देख रहे हैं? एक वेबसाइट का नाम देख लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। नहीं, पहले दिखा दिया, एक ही जो आपने वो दिखाया अभी घटने बढ़ने वाला। इसे भी दिखाइए। ये देखिए। हाँ। ये देखिए, एआई से इन्होंने पूछा हाँ। भारत में क्या स्थिति है। जहां गायों की संख्या बढ़ी, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़, यहाँ बढ़ गई है। और जहां गायों की संख्या घटी, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है कि नहीं है? मैं देखना बोलो। चाहूंगा महाराज। ये सब हम बना रहे हैं। देखो देखो और दिखाओ। इन राज्यों में विशेष रूप से मादा गौवंश दूध देने वाली गायों की संख्या बढ़ने की संख्या सामने आई है। लेकिन महाराज जी, डेटा मैनी स्टेट विटनेस अ डिक्लाइन इन द कैटल पॉपुलेशन इन 2019। सवाल इस बात का है, जो मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाह रहा था। हाँ। कि 2019 में सबसे लेटेस्ट पशु गणना आई थी। ठीक है। अच्छा, 2007 से ये 2008 तक के। सुनिए, पहले ये सुन लीजिए। 2019 में पशुगणना आई लेटेस्ट। नियम है कि 5 साल के बाद गणना करा करके पब्लिक कर दिया जाता है। हर 5 साल में पशुगणना हो जाती है। तो बताइए 19 से 26 तक पशुगणना, नई पशुगणना क्यों नहीं आई? ये बताइए पहले, उसके बाद बात करिए। जब 5 साल में नियम है कि 5 साल में इसको पब्लिक कर दिया जाएगा और गणना हो भी चुकी है। हाँ। उसी अनुसार 4 साल में गणना 4.5 साल में हो चुकी है, लेकिन डाटा आज तक सामने नहीं आया। क्यों? बताइए हमको, ये तो जवाब दीजिए। महाराज, गणना हो चुकी है, अभी आप वेबसाइट पे जाएंगे, सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन पब्लिक नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल। 2024 में हो चुकी गणना। हाँ। 25 बीत गया, 26 बीत रहा है। क्यों ये पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा है? समझिए बात को। हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हाँ। हम केवल भावना में आकर के नहीं निकले हुए हैं साहब। जब एक एक चीज देखा, अध्ययन किया, तब निकले हुए हैं। अब आप पूछिए प्रश्न। खैर, जिस तरीके से जो बातें आपने कही है महाराज जी, अब जब उसका जो ऑफिशियल डेटा नया निकल कर सामने आएगा, तब हम अगली, अगर मुझे कभी मौका मिलेगा देश के विद्वान इस पे क्यों नहीं डाटा के साथ बात करते हैं? करें। जो सरकार के पक्ष के लोग हैं वो भी डाटा के अनुसार बात करें, हम तो स्वागत करेंगे। लेकिन डाटा के अनुसार एकदम पॉइंट पे बात करें। केवल राजनीति वाली बात ना करें। हम डाटा के साथ बात करने को तैयार हैं। बिल्कुल। जो परिस्थिति है उसका आकलन साफ साफ होना चाहिए, जनता के सामने साफ बात आनी चाहिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं आता है और राजनीतिक बयानबाजी हो जाती है। ये हमको ठीक नहीं लगती है। गाय के मामले में कम से कम, बाकी मामलों में करो राजनीति। हम सब मामलों में भी हम नहीं बोल रहे हैं। हमने और किसी मामले में बोला हो तो बताइए। हम तो गाय के मामले में बोल रहे हैं। गाय को धोखा देना ठीक नहीं। और क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि घिसे पिटे सवाल नहीं होंगे, और जिस तरीके से जो महाराज जी ने बोला है, आप इंतजार वही है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई वो 2019 की है। नई रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन महाराज जी, 2017 के बाद से जो मेरे पास ऑफिशियल डाटा है, 8 साल के अंदर 13,793 आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई, 178 एनएसए के तहत 83 करोड़ 32 लाख की संपत्ति जब्त हुई, 36,000 गौ तस्करी और गौ कशी से जुड़े आरोपी गिरफ्तार। सुनिए जरा, इधर आ जाइए। ये किन्होंने और लेकिन भारत की शीर्ष 5 गौमांस निर्यात करने वाली कंपनियां, उनकी सूची भी देख लीजिए कितना करती हैं डाटा के साथ। आइए, इसे भी रिकॉर्ड कीजिए। स्वागत है, आइए। हाँ, आओ भाई। ये देखो, ये वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है? इसे वेबसाइट दिखाओ, यहाँ नाम इसमें छिप रहा है। यहाँ लिखा है, अभी निकालते हैं। भारत की शीर्ष 5 गौमांस निर्यात करने वाली कंपनियां। मुख्य विशेषताएं: भारत के गौमांस निर्यात। ठीक है, भारत के प्रमुख गौमांस निर्यातकों का एक व्यापक अवलोकन। भारत में HS कोड इतने के तहत जमे हुए गौमांस संबंधित ये डॉलर निर्यात किया गया, इतना डॉलर का हुआ। और ये देखिए, ये पूरा डाटा है और इनका ये इतना इसमें शेयर है इन कंपनियों का।
बताइए। अब क्योंकि फिर आपने महाराज जी, अब हम आंकड़ों के फेर में फंस रहे हैं, हाँ? लेकिन मैं आपसे बस वही कहूंगा, अभी अच्छा, तक जो भी डेटा और दिखाया देख गया, लीजिए, उस डेटा ये में देखिए, मैं ये नहीं ये समझ पाया कि देखिए, उत्तर प्रदेश के एआई अंदर निकाल रहा है। हाँ प्रमुख निर्यातक कंपनियों में निम्न नाम अक्सर आते हैं। हाँ इनमें से जिन राज्यों में यह उद्योग सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश। हाँ। उत्तर प्रदेश में लेकिन ये आप सबसे। देखिए, सबसे पहली लाइन आप एक वर्ड हाँ, छोड़ ठीक दे है, रहे हैं, वो भारत के हाँ, भैंस मांस ठीक है, निर्यात का सबसे बड़ा ठीक केंद्र है, माना भैंस जाता मांस है। का यानी कि जो डेटा ठीक है, आपको दे हमने रहे तो हैं, बताया ना कि हाँ, भैंस मांस के आड़ में ही तो गौ मांस का निर्यात हो रहा है, वो हाँ, हमने बता दिया है। इसमें सबसे ऊपर उत्तर सबसे बड़ा केंद्र है, हाँ। सबसे बड़ा केंद्र। ये तो मैंने आपसे शुरुआत में ही लो- महाराज जी बोला लो कि फिर। भैंस मांस के निर्यात में उत्तर प्रदेश अभी भी नंबर 1 है, भाई, लेकिन भैंस उत्तर मांस प्रदेश की आड़ में में ही तो गौ गौ मांस मांस का का निर्यात निर्यात हो रहा बंद है। है, प्रतिबंधित है। भैंस मांस के आड़ में उसमें ही गौ उत्तर मांस प्रदेश का का निर्यात जिक्र हो नहीं है रहा महाराज है। जी। मैं आपसे फिर ठीक है, हम चलिए। अब अगले सवाल पर लौटते हैं। आइए आइए। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके की कार्रवाइयां हुई जो मैंने आपको बताया 8 साल के अंदर, ये सवाल हमारा आंकड़ों के फेर में फंस गया, मैं दोबारा बता देता हूं। 83 करोड़ 32 लाख की संपत्ति जब्त, 36,000 गौ तस्कर और गौ तस्करी से जुड़े आरोपी गिरफ्तार, 14,305 गैंगस्टर एक्ट, 13,793 आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। लेकिन इससे पिछली सरकारों के अंदर यह कार्रवाई शून्य के बराबर थी। तो क्या इस कार्रवाई को लेकर आप साधुवाद देंगे या फिर इस मौजूदा सरकार की तारीफ करेंगे, कुछ कहेंगे आप? ये जो कार्रवाइयां हुई इससे क्या आप संतुष्ट हैं? हमें कार्रवाई से क्या लेना देना है? हमें तो गाय ना मारी जाए इससे लेना देना है। गाय तो मारी ही जा रही है, आपने कितनी भी कार्रवाई की हो। हाँ। आप बताइए, हमें कार्रवाई से क्या लेना देना है? हमें तो गाय से लेना देना है ना। गाय मारी जा रही है कि नहीं, ये सब बताइए। और इतनी बड़ी कार्रवाई स्वयं में ये बात कह रही है कि आपके यहाँ ये सब हो रहा है। एक बड़ी कार्रवाई जो आपकी है, ये हाँ। इस बात की पोल खोलती है कि आपके यहाँ ये सब हो रहा है। हाँ। और इतनी कार्रवाई करने के बाद भी हो ही रहा है, इसका मतलब आप गौ हत्यारों को रोक नहीं पाए, आप उनके हृदय में इस बारे में कानून का डर पैदा नहीं कर पाए। तभी ना आज भी 9 साल के बाद भी घटनाएं हो रही हैं। हाँ। तो 9 साल तक कोई शासन करे और उसके बाद भी वो गौ हत्यारों के मन में कानून का डर न बैठा पाए, तो फेलियर नहीं है तो क्या है? कार्रवाई का आंकड़ा आप दिखा रहे हैं। हाँ। कार्रवाई के आंकड़े से क्या होता है? महाराज जी, अब मैं कुछ दुनिया बड़ी वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। काम नहीं परिणाम चाहिए। परिणाम क्या है वो बताओ। आप अपना काम कागजों में, हम तो कह रहे हैं कि फाइलों में गाय बहुत सुख से है। हाँ। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के वक्तव्य, इनमें तो गाय इतने सुख से है कि गोलोक में भी शायद उतने सुख से नहीं होगी। लेकिन कागज से हम क्या करें? कागज लेकर के चबाएं कि पढ़ें कि सोएं बिछाएं? हमें जो साइड है, हाँ, अमेरिका सरकार की, अमेरिका सरकार की आर्थिक यूएसडीए, यूएसडीए, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल, यूएसडीए, हम ये ठीक है, ये यूएसडीए वेबसाइट है। भारत एक प्रमुख गौमांस निर्यातक के रूप में उभरा है। मॉरिस लैंडेस, एलेक्स मेल्टन और सीनिका एडवर्ड्स द्वारा 2016 में ये बताया गया है। समझ रहे हैं? ये अब क्योंकि ये उनका डाटा है। महाराज जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि ये आंकड़े लगातार आपको पीछे से प्रोवाइड हो रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों के जरिए से अभी भी मुझे कहीं ये स्पष्ट नहीं हो पाया। तो मैं ये मूल सवाल पर बार-बार नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं इससे आगे बढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन इस सवाल का जवाब बैठेंगे तब तो अलग ही बात नहीं, इस सवाल का जवाब है। ये सवाल का जवाब तो अभी भी नहीं मिल पाया कि उसमें कहां लिखा है रिपोर्ट में कि गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से हो रहा है। उत्तर प्रदेश से। कैमरा लेके आ, उसमें उत्तर प्रदेश क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? गौ मांस लिखा है कि नहीं? रिकॉर्ड करो और इसको थप्पड़ मारो, इस एंकर को लगाओ। ये कह रहा है कि गोमांस कहाँ लिखा है? ये लिखा है कि नहीं? गोमांस रिपोर्ट को ग ओ की मात्रा, सवाल से आगे की मात्रा ऊपर अनुसार और सा लिखा है कि नहीं लिखा है? पढ़ाओ इसको, अपने एंकर को पढ़ाओ, साले को। हम गाली दे रहे हैं तुमको क्योंकि हमको बहुत खराब लग रहा है जब साफ गोमांस लिखा है उसके बाद भी कहाँ लिखा है गोमांस? जब तुम्हारी आंख के सामने रख दिया उसके बाद भी तुम नहीं कर रहे हो। मेरी बात, मैं बहुत गंदी बात है। मैं इस सवाल से आगे बहुत गंदी बात है। हम तुमसे सहमत नहीं है। जब तुमको दिखा दिया उसके बाद भी तुम कह रहे हो कहाँ लिखा है गौमांस? साफ वहां पर गौमांस शब्द लिखा है, उसके बाद भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। इसका मतलब कि तुम जो है पक्षपात पूर्ण हो। तुमसे बात करना बेकार है। अगर ऑन रिकॉर्ड जो तथ्य हैं उस पर बात करनी है तो बात करो, और अगर तुमको पक्षपात लेना है, तुम्हारी आंखों के सामने साफ लिखा दिख रहा है, उसके बाद कह रहे हो गोमांस कहाँ लिखा है, तो ये तो फिर अलग बात हो गई।
आप ये जो जिस तरह से आप लोग बचाव कर रहे हो, ये बचाव नहीं चल पाएगा, आप बदनाम हो जाओगे। आप बदनाम आधे हो चुके हो। आधी जनता आपके ऊपर गोदी मीडिया कह के भरोसा नहीं करती है। अब क्योंकि मैं इस सवाल से आगे बढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन ये लगातार देखो, बात पीछे से- ये है हाँ। कि तुमने भरत तिवारी को गोली मार दी, हाँ। समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हो कि आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया। वो बच्चा एक गांव के लोगों की, दबे कुचलों की आवाज उठा रहा था, आपने गोली मार दिया। सोच मुझ लंबी कर रहे हो, कितनों को गोली मारोगे? भारत में अब क्रांति होने वाली है, आपकी गोलियां कम हो जाएंगी। डायर भी जब यहां से भागने को मजबूर हो गया तो तुम नहीं बच सकोगे अगर तुम्हारा लक्षण नहीं सुधरा तो। साफ बताना चाहते हैं हम, ये नहीं चलेगा। गोली मार करके आप किसी की आवाज बंद करोगे? क्या कह रहा था? यही तो कह रहा था कि बाढ़ आने वाली है, हमारा पूरा गांव बह गया, फिर से बाढ़ ना आ जाए, आप लोग कुछ करिए कुछ करिए। आप गोली मार देते हो। गोली मार दो, लेकिन यह क्रांति जारी रहेगी। गोलियों से भारत कभी नहीं डरा है। डायर को जब हमने लात मार के भगा दिया तो तुम कौन के खेत की मूली हो? तुमको तो ठीक से अंग्रेजी भी नहीं आती है, चिट्ठी लेकर के पढ़ते हो, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने देश की नाक कटवाते हो। तुम अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम ना तो भारतीय बन पाए और ना तो अंग्रेज बन पाए, बीच में शंकर वर्ण के होकर के रह गए। अरे इससे अच्छा तो अभी भी मौका है, शुद्ध भारतीय बन जाओ, भारत की भावना के अनुरूप कार्य करो। कौन मना करता है? भारत के लोग जब एक तरफ से चाहते हैं कि गाय को पशु ना कहा जाए, तो अंग्रेजों के उस पशु शब्द को क्यों ढो रहे हो? बताओ ना हमको। जब अंग्रेजों ने गाय को पशु कहा, भारत गाय को पशु कहता नहीं है, तो 78 साल बाद भी सरकारें क्यों पशु शब्द ढो रही हैं गाय के लिए? क्यों नहीं उसको बदल करके माता शब्द दर्ज कर देती हैं? और उनको खिलाने के लिए आप जो है यहाँ से पैकेट में पैक करके टुकड़े टुकड़े करके हमारी माँ को भेज रहे हो और सोचते हो कि हम तुमको वोट देंगे और तुमको अपना नेता मानेंगे। ये दौर खत्म हो गया बंधुओं। आप हमको गोली मार दोगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे विचार नहीं मरेंगे। इस देश में हमारा विचार जिंदा रहेगा। ये मत सोचो कि हम कोई नेतागिरी करने निकले हैं। हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें गौ माता की रक्षा चाहिए और वो हम करा के रहेंगे। किसी हालत में नहीं पीछे हटेंगे। महाराज जी, मैं तो एक पत्रकार हूँ, मुझे इस बात को लेकर हुआ कि एक पत्रकार, आपने तमाम तरीके की बातें कही और भाई साहब ने कुछ वहाँ पे तालियां भी बजाई गई, कुछ बातें भी कही गई, लेकिन सवाल इस बात का है, जब मैंने आपसे सवाल किया, जवाब महाराज जी की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन पीछे से एक व्यक्ति आया और उन्होंने मुझे धमकाया, बाकायदा धमकी दी, और मुझे वो बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे सवाल आप जवाब ना दें वो मुझे बिल्कुल मंजूर है सारी चीज़ों को लेकर। बात यह है कि जब जनता के सामने बात हो रही है, हाँ, तो जनता की प्रतिक्रिया भी तो आएगी। आप ये बताइए कि आप जब यहाँ इंटरव्यू करने बैठे तो किसी जनता ने आपका विरोध किया? बिल्कुल नहीं। किसी ने धमकाया चमकाया? जब आपने आंखों के सामने गोमांस शब्द लिखा था और डिनाई कर दिया, तब जनता को भी खराब लगा। हो सकता है जनता ने धमकाया हो। हाँ। तो जब आप साफ झूठ, सफेद झूठ बोलेंगे तो कोई क्या करेगा? आपका पूजा आरती करेगा। आप बताओ क्या करें? आप बताइए। जब सफेद झूठ बोलने लगो, आंख में सीधे मिर्ची झोंकने लगो, हाँ, तो कोई क्या करेगा? वो तो अपना विरोध प्रकट करेगा। अब महाराज जी, मैं एक शंकराचार्य पद की गरिमा और शंकराचार्य पद की गरिमा क्या है बताओ? क्योंकि आज शंकराचार्य के पद की क्या गरिमा है कि गाय को कटती हुई देखता रहे और नेताओं को आशीर्वाद देता रहे कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये शंकराचार्य पद की गरिमा है? शंकराचार्य की पद की गरिमा यह है कि वो सनातन धर्म के लिए जनता के बीच में जाकर के खड़ा रहे और आवाज उठाए। और आदि शंकराचार्य जी किसी गद्दी पे बैठ करके किसी नेता का समर्थन नहीं किए थे, उन्होंने सनातन धर्म के लोगों के साथ खड़े होकर के आवाज उठाई थी। वही काम हम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हम पूरी गरिमा से ये कार्य कर रहे हैं। अपने बच्चों के सामने आकर के खड़े होना और उनसे बात करना और उनके दुख सुख को बांटना, इससे बड़ी गरिमा और कौन सी होती है? आप लोग गरिमा गरिमा कह करके हमको नकली गरिमा में बैठा दो ताकि हमारे हाथ पांव टूट जाए, हमारी जबान लड़खड़ा जाए और हम मठ में बैठे रहें, सुख उपभोग करते रहें, और आप जो है गौ माता की हत्या तक करते रहो। हमारा ही वोट लेकर हमारी माँ को बोटी बोटी काट के बेचने का मौका देते रहो लोगों को। ये नहीं चलेगा। हम पूरी गरिमा में हैं। और जो गुस्से में अगर हमारे से कोई शब्द भी निकल रहा है तो वो गुस्सा है। उसको पहचानने की जरूरत है कि कितना गुस्सा होगा इनके मन में, कितना दुख होगा इनके मन में। इस रूप में उसको देखिए।
लेकिन एक सनातनी होने के नाते मैं इस पद की महत्व को भी, क्योंकि लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं, तो एक शंकराचार्य पद का ये, क्योंकि हमारे सर्वोपरि होते हैं, सनातनियों के नेतृत्व करने वाले होते हैं, तो मैं इस पद का महत्व भी समझना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए। हाँ ठीक है, ऐसा है कि 2500 साल पहले इस देश में सनातन धर्म के विरुद्ध बहुत सारे मतवाद आ गए। 700 से ज़्यादा संप्रदाय बन गए। जिसको जो मन में आ रहा था वही कर रहा था। जो सत्य सनातन धर्म है वो धूमिल हो रहा था। ऐसे में आदि शंकराचार्य जी का आविर्भाव हुआ ईसा पूर्व 507 ईस्वी में केरल के कालडी में, और उन्होंने सत्य सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए बीड़ा उठाया। पूरे देश में भ्रमण किया, लोगों के पास गए और जहाँ पर जो मतवाद वाले थे उनको ललकारा कि तुम झूठ बोल रहे हो जनता के सामने, ये गलत है, जनता को अगर बताना है तो सही बताओ, नहीं तो चुप हो जाओ। तो लोगों ने कहा नहीं हम सच बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर सच बोल रहे हो तो आओ, दो हाथ हो जाए, तुम्हारी बात सही है कि हमारी। ऐसे ही जनता बैठाई गई और उनसे बातचीत हुई और अंत में उन्होंने हार मान ली कि हाँ हमारी बात तो झूठी थी, हम सही नहीं थे। तो धीरे धीरे सब मतवाद खत्म हो गए और पूरे देश में सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो गई। तो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए शंकराचार्य जी को उस समय की जनता भी सम्मान दिया, और उस समय के जो चक्रवर्ती राजा सुधन्वा थे उन्होंने उनको कहा कि धर्म का जो संस्थापन आपने किया है उसको आगे भी बनाए रखने के लिए आपकी एक परंपरा चलनी चाहिए। हम आपको सिंहासन, छत्र, चमर, जो राज चिन्ह हैं, इंद्र के उपचार हैं, वो आपको देते हैं। आप उसको धारण करके धर्म सम्राट होइए और धर्म सम्राट होकर के धर्म की रक्षा करिए। तब से लेकर के आज तक ये परंपरा सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने अपने समय में काम कर रही है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि 1000 साल की गुलामी के बाद भी अगर देश हिंदू बहुल बना हुआ है, सनातन धर्म यहाँ पर संरक्षित है, तो इन्हीं शंकराचार्यों के कारण संरक्षित है। इन्होंने समय समय पे अपना योगदान दिया है। महाराज जी, विनम्र निवेदन के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में विधानसभा चुनाव हैं। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में आपने अपने समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को वहां उतरे थे मैदान में, गौरक्षा से रिलेटेड जो थे। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि आपने दावा किया कि उन्हें करीब 6 लाख वोट भी मिले थे। नहीं, दावा नहीं किया। आप गिन लीजिए जो हमारे प्रत्याशी थे, आप उनका चुनाव आयोग से आंकड़ा ले लीजिए। हाँ। ये भी तथ्य है कि हमने सब पार्टियों से सामूहिक अनुरोध किया था कि भाई हम गाय की रक्षा के लिए वोट देना चाहते हैं, आप में से जो गाय की रक्षा के लिए आगे आना चाहते हो आगे आए, हम उसको ताकि अपना वोट दे सकें। जब कोई पार्टी आगे नहीं आई तो हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमारे कहने पर संकल्प ले लिया था कि हम तो गौ की रक्षा के लिए वोट करेंगे। तो हमारे सामने ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई। वो लोग हमसे पूछने लगे कि हम किसको वोट दें। तो हमने कहा चिंता मत करो। तो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े किए गए। 243 जगह में खड़े किए गए, लेकिन 45 प्रत्याशी किसी कारण से बैठ गए। जो भी हुआ हो, पार्टियों ने उनको प्रभावित किया, लेकिन 198 प्रत्याशी फिर भी मैदान में रहे और उनको 5,86,013 वोट मिला। ये तथ्य है, इसमें क्या कोई दावा नहीं है हमारा। तो क्या अब 2027 तो आप बताओ, हम यहाँ उत्तर प्रदेश में आए हैं, विधानसभा घूम रहे हैं, लोगों से संकल्प करा रहे हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए वोट देना। सब कह रहे हैं बिल्कुल सही है, हम करेंगे इस बार, दूसरा कोई मुद्दा हमारे लिए नहीं है। तो अब इनका वोट लेने के लिए किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। या तो कोई पार्टी खड़ी हो, वो कहे कि हम गौ रक्षा करेंगे, तो हमें क्या दिक्कत है, वो ले ले। लेकिन अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो क्या हमको नहीं खड़ा करना पड़ेगा? आखिर ये वोट किसको देंगे? गौ रक्षक को ही तो देंगे। तो अगर कोई पार्टी निकल के आती है और कहती है कि भाई हम हैं गौ रक्षक, हम करेंगे, हम उनको वोट देंगे। लेकिन अगर कोई नहीं खड़ा होगा तो ये जान लीजिए 403 विधानसभा में 403 प्रत्याशी गाय की रक्षा के लिए खड़े होंगे और लोग उनको भरपूर वोट देंगे, क्योंकि अब बिहार से ज़्यादा समझ लोगों की जनता की बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में हमने ज़्यादा काम किया है, बिहार में तो हम जिला जिला गए थे, यहाँ तो प्रदेश विधानसभा हम गए हैं और एक एक विधानसभा में कहीं कहीं 4-4, 5-5 जगह लोगों से हमने बात की है और काफ़ी लोगों से हमारी बात हुई है। और हमारी 81 दिन की यात्रा है, तो संदेश भी धीरे धीरे जा रहा है, जगह जगह से हमसे संपर्क कर रहे हैं लोग। तो लोगों को मन में है कि हम भी जीवन में एक बार गौ माता की रक्षा के लिए वोट कर दें। बहुत ललक है लोगों को, उससे उनके मन में अच्छा लगेगा कि हमने गौ माता की रक्षा के लिए कुछ किया। तो ये तो होने वाला है। इसलिए हमारा कहना है कि जो पार्टी हमारा वोट चाहती हो वो अपना गौ माता के लिए काम करके दिखाए। और हमने शर्त एक रखी है कि जो पार्टी सत्ता में है वो सदन में प्रस्ताव पारित करे कि गौ माता राज्य माता, राष्ट्र माता,
और उसका प्रोटोकॉल बना दे। और अगर पार्टी सत्ता में नहीं है तो अपनी पार्टी में प्रस्ताव पारित करे, शपथ पूर्वक उसकी उद्घोषणा करे कि हमने ये तय किया है, अन्यथा हम नहीं दे पाएंगे। ये तय है, बहुत साफ है, हमारी कोई छुपाव नहीं है इसमें। बस आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा क्योंकि महाराज जी समय हो चुका है। आखिरी सवाल बस ये, कुछ विरोधी इस पर आरोप लगा रहे हैं कि महाराज जी का जो मंच है इसका इस्तेमाल कुछ राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं। हमने सबको छूट दी है। हाँ, हर पार्टी को हमने छूट दी है कि भाई देखो, ये जो धारणा बनाई गई है, ये जो कहा जाता है कि जो बीजेपी में है वही हिंदू है, बाकी सब मुस्लिम पार्टियां हैं और सब मुसलमान हैं, तो ये तो गलत है। तथ्य की दृष्टि से देखें तो ऐसा तो नहीं है। सब पार्टियों में हिंदू हैं और हम तो किसी पार्टी के गुरु नहीं हैं। हाँ। हम तो हिंदुओं के गुरु हैं, तो इसलिए हम किसी पार्टी विशेष के कैसे हो सकते हैं? तो हमारे हिंदू तो हर पार्टी में है ना। हाँ। इसलिए हमारे तो हर पार्टी आएगा, हर पार्टी का हिंदू आएगा। तो हमने छूट दे रखी है कि किसी भी पार्टी का हिंदू जो गाय की रक्षा के बारे में सजग हो वो हमारे पास आ सकता है और अपना प्रश्न भी कर सकता है। अभी तक हम जितनी जगह गए हमने सबसे पूछा है कि किसी के मन में कोई सवाल हो तो हमसे पूछ ले, हम सामने खड़े हैं। लोग सहमत हुए हैं, प्रश्न नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बात कह रहे हैं। तो हमने सब पार्टी को कहा है। अब ये बताइए कि जब सब पार्टी को आने का है तो अपने आप को सबसे बड़ा गौभक्त कहने वाली भाजपा क्यों नदारद है? और भाजपा वाले ये प्रश्न उठाते हैं जो आप उठा रहे हो। हाँ। कि ये दूसरी पार्टियों के राजनीति का ये यात्रा हो गई है। बात यह है कि हमने जब सबको अवसर दिया है तो जो आ रहा है उसको भी हम भगा दें केवल इसलिए कि अमुक पार्टी में है। हमने ये नहीं, हमने ये कहा है। पहले कुछ नेता आए हमारे पास तो वो अपना जो टोपी ओपी है और गमछा वमछा है उसको हटा के आए। हमने कहा ये मत करो आप। हमने भाषण में कहा कि आप जो है अपने राजनीतिक अगर आपकी कोई प्रतिबद्धता है तो उस चिन्ह के साथ आइए, ताकि हमको पूछना ना पड़े कि इसमें से कितने किस पार्टी के हैं। हमको देख के ही पता चल जाए कि इतने पार्टी के, इतने इस पार्टी के, इतने इस पार्टी के। तो हमने तो हर पार्टी को बुलाया है। हाँ। अब बताइए हमको इसमें भाजपा क्यों नहीं है? बाकी सब पार्टियां तो आ रही हैं। किसान वालों पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, समाजवादी आ रही है, सब जगह के हिंदू आ रहे हैं। अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों के भी लोग आए, उन्होंने हमको लिख पढ़ करके भी दिया है कि हम हैं। भाजपा क्यों नहीं इसमें आगे बढ़ चढ़ करके आ रही? जो आ भी रहे हैं वो छुप करके आ रहे हैं। अभी जहां हम बैठे हैं ना, यहीं से विधानसभा के सदस्य का हमारे पास संदेश आया है कि मेरी बड़ी इच्छा है दर्शन करने की, लेकिन क्या करूं, रोक है मेरे ऊपर। जगह जगह पे जो लोग हमारे कार्यक्रम में कन्वीनर बन रहे हैं, जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो उनको फोन करके रोका जा रहा है कि मत जाओ। जो लोग हमको रुका रहे हैं, रात को आश्रय दे रहे हैं, उनको मना किया जा रहा है कि अब मत करो। यहीं पर ये नहीं कहेंगे ये धर्मवीर ये बैठे हुए हैं, यहीं पर ये जब मंडप लग रहा था तो पुलिस आकर के रोक चुकी थी कि ये मत लगाओ। बताइए अपने प्रेमाइस के अंदर अगर किसी को रात रुका रहे हैं, हाँ। बताइए रात रुकाने के लिए क्या रोक है? ये कब से कानून बन गया कि कोई अपने मेहमान को रुका नहीं सकता? माने हमको कोई मेहमान भी अपने घर में रुकाना होगा तो हम सरकार से पूछेंगे? ये खड़े हैं देखिए धर्मवीर जी, ये इनको फिर इन्होंने एसपी से बात किया, विक्रम सिंह दरोगा जी। बीजेपी के खिलाफ है और उनका तुम यहाँ समर्थन कर रहे हो, तुमने मेरे से परमिशन भी ली। मगर जी ऊपर से चल रही है परमिशन तो लखनऊ से, और महाराज जी तो मैंने कहा जी एक बात बताओ, अंदर खाने से जो गौ माता का समर्थन कर रहा है वही तो बीजेपी वाला है, सबसे असली बीजेपी वाला तो मैंने कहा वही है। दरोगा जी मगर मुझे बुरी लगी आपकी बात। दरोगा जी ने मेरे साथ मिसबिहेव करा और मैंने कहा मैं मिसबिहेव किया क्या कराऊंगा। मैंने कहा जी ये आप रोक रहे, कह रहे नहीं आप परमिशन आप नहीं ले सकते, आप नहीं जानते। मैंने कहा जी कन्नौज में हम गए। हाँ। कौन सी जगह थी? कन्नौज में हम गए। बहुत एक व्यक्ति ने बड़ी श्रद्धा से अपने अंदर के प्रेमाइस के अंदर, चार दीवारी के अंदर हमको रात रुकाने की व्यवस्था की थी, कोई सभा नहीं थी। वहां पर हमको उन्होंने उसको धमका दिया कि बुलडोजर कल आ जाएगा तुम्हारे यहाँ, तो बेचारा डर गया, हमको सड़क पर रात रुकना पड़ा। आप बताइए कौन सा कानून है कि कोई अपने घर में अपने मेहमान को रात रुकाना चाहे? इस भारत की सरकार ने, अगर आप सच्चे पत्रकार होंगे तो एक निकालिए कि अतिथि देवो भव कैंपेन चलाया था भारत सरकार ने। हाँ। अरबों रुपए खर्च कर दिए अतिथि देवो भव पर। आमिर खान और ये खान और वो खान से इन्होंने वो चलवाया, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। और अतिथि आ रहा है
और एक व्यक्ति उनको रात रुका रहा है, आप उसको मना कर दे रहे हैं कि बुलडोजर चढ़ा देंगे। ऐसा करके आप जो है जनता की आवाज रोकेंगे और जनता इससे रुक जाएगी? आप बताइए। नहीं तो सिर्फ पहले जो वस्तु स्थिति है उसको भी समझिए। बिल्कुल नहीं, सिर्फ क्योंकि आप अतिथि नहीं हैं, आप जहां करोड़ों बैठे सनातनियों का हैं नेतृत्व भी इनका करते हैं। मंडप जो है निकालवा दिया जा रहा था, हम्म। फिर इन्होंने हमारे यहाँ खबर की, फिर हमारे लोगों ने बड़े ऊपर अधिकारियों से बात की, तब एसपी ने कहा कि नहीं नहीं रात रुकाने में क्या है। तब उसने थानेदार को फोन किया कि भाई तुम मत रोको, रात रुका रहे हैं, क्यों रोक रहे हो। तब ये यहाँ हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं तो नहीं ले सकते थे। ये क्या हो रहा है? क्या ये किम जोंग आ गए हैं? ये उत्तर कोरिया बन रहा है? क्या हो रहा है बताओ? ये सरकार है, ये जनता की चुनी सरकार है, ये जनता के पक्ष में है, ये गाय के पक्ष में है। हम कौन सा दोष कर रहे हैं बताओ? हम किसको हटाने की और हम तो कह रहे हैं कि आदित्यनाथ घोषणा कर दे, हम आदि यात्रा से वापस चले जाएंगे। हमने जब हमसे शुरू किया था हमने यात्रा, हमसे पत्रकारों ने पूछा कि अगर वो घोषणा कर दें तो हमने कहा बस यहीं उनका अभिनंदन करके हमारी यात्रा पीछे हो जाएगी। लेकिन वो तो नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि हम जैसे हैं वैसे ही हमको अपनाओ। हम ऐसे नहीं अपनाने को तैयार हैं। हमें तो हमारे जैसा होगे तो अपनाएंगे, नहीं तो लात मारेंगे। साफ बात है, बहुत साफ बात है। अन्यायी अत्याचारी के लिए दंड ही है। हमारे भगवान ने बाण मारा है जी, अन्यायी को मुआ दिया है। हम तो लात मारने की केवल बात कर रहे हैं। खत्म कर दिया है, रावण के पूरे खानदान को खत्म कर दिया। काहे के लिए? क्योंकि अधर्म कर रहा था। तो इसलिए ये मत कहिए, हमारे वेद में हमारे लिए आदेश है, तम त्वाम शीशेन विद्यामो, कि अगर कोई गाय को मारेगा तो हम उसको मार देंगे। हम तो ये सरकार का भरोसा करके बैठे हुए हैं। अगर सरकार नहीं करेगी तो आगे चल के हम धीरे धीरे सेना गठित कर रहे हैं, ये जान लीजिए। आगे कोई समय आएगा तो हम अपने गौ माता की रक्षा के लिए शस्त्र उठाएंगे। क्या करेंगे? जब पूरी तरह से सरकार से निराश हो जाएंगे तब ये करेंगे। पहले हमारी परंपरा है, हम शस्त्र धारण करते रहे हैं। सब हमारे देवी देवता भी, हमारे जो भक्त हैं वो भी। भारत की सरकार ने हमसे हमारे शस्त्र छीने हैं और हमको आश्वासन दिया है कि आप शस्त्र मत रखिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो जब उन्होंने हमसे हमारा शस्त्र छीन करके हमारी रक्षा के लिए वचन दिया है तो वो हमारी रक्षा करें और हमारी माता की रक्षा करें। क्यों नहीं कर रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो इसलिए इस बात को समझना होगा और समझ करके तदनुसार करना होगा, और नहीं तो परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना होगा। आप मार देंगे गोली, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? आपने बिहार में दिखा दिया कि 28 साल के बच्चे को आपने गोली मार दी, मर गया, लेकिन उसके विचार नहीं मरे हैं, वो जिंदा रहते हैं और आगे भी चलते हैं। समझ रहे हैं? बस इसी सवाल के साथ अंत करेंगे महाराज जी। अगला पड़ाव क्या होगा इस यात्रा का? ऐसा है कि अब आगे बढ़ ही रहे हैं। 5 विधानसभा में अभी हमको जाना है। कहाँ है? आज मुजफ्फरनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों में हम जाएंगे और फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 23 जुलाई को हमारी ये यात्रा गोरखपुर में पूरी होगी, 22 जुलाई को, और 23 जुलाई को एक दिन हम प्रतीक्षा करेंगे उसके बाद भी, और 24 जुलाई को 12 बजे दिन में लखनऊ के मान्यवर कांशीराम स्मृति स्थल मैदान में फिर से हम खड़े होंगे। और अगर तब तक मानी नहीं गई बात को, इस पर कोई कार्यवाही नहीं आई, तो हम अगला कार्यक्रम घोषित करेंगे। बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे। गौ माता की रक्षा के बारे में हमारे पूर्वज अपना बहुत बड़ा योगदान दे के चले गए। बड़े बड़े गुरु बेचारे चले गए। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, यही नारा लगाते लगाते आखिर ये खोखला नारा क्या हम अपने चेले को दे के जाना चाहेंगे? हम नहीं चाहते कि हम अपने चेले को खोखला नारा दे के जाएँ। हम चाहते हैं कि जो नारा हमारे पूर्वजों ने लगाया है उसको हम मुकम्मल करके तब जाएं। तो इसके लिए हम बड़े हुए हैं। अगले कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय है? रूपरेखा घोषित की जाएगी, समय अनुसार तय है। मन में तो सब तय ही होता है, समय पर घोषणा होती है। तो 24 तारीख को 12 बजे दिन में हम खड़े होंगे। 2 घंटे का हमारा कार्यक्रम रहेगा, 12 बजे से 2 बजे तक। एकदम ऑन टाइम शुरू होगा, ऑन टाइम बंद होगा, और उसमें हम अपने आगे के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे और अगले दिन से उसको क्रियान्वित करना शुरू कर देंगे। तो दर्शकों, महाराज जी के साथ जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई और महाराज जी ने हमें सभी सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने सभी सवालों का, सभी प्रश्नों का जवाब दिया, और जिस तरीके से मैंने आपसे पहले ही कहा था, क्योंकि सभी सवाल इसमें पूछे जाएंगे और यहाँ पर सभी व्यक्ति मौजूद हैं, सभी लोगों के बीच में ये सवाल जवाब का सिलसिला चला।
गविष्टि यात्रा निकल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब तक महाराज जी 250 से ज्यादा विधानसभा कवर हो चुकी है, लगभग 250 विधानसभा कवर हो चुकी है और अब ये यात्रा यहां से बढ़ते हुए लखनऊ में जाकर ये इसका समापन होगा। अगर उस दौरान किसी भी पार्टी ने या फिर किसी मौजूदा सरकार की तरफ से भी उनकी बातों को नहीं माना गया तो महाराज जी ने ये कहा है कि अगले कार्यक्रम की भी रूपरेखा तैयार है। अब यहां से जो सवाल जवाब का सिलसिला था, दर्शकों उम्मीद है कि आपने देखा, आपको ये पसंद आया होगा। बहुत बेबाकी के साथ महाराज जी ने सभी सवालों का, प्रश्नों का जवाब दिया। अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए थोड़ा समय निकाला, इतना अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। तो दर्शकों, इस बातचीत पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज इसे हर सनातनी के साथ, हर व्यक्ति के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद।